नमस्कार। 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। झांसी से खबर लेते हैं, जहां पर ट्रक में आग लग गई। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराई और उसके बाद ट्रक में आग लग गई है। हादसे के बाद ट्रक में आग लगी, पूरी तरह से ये ट्रक जलकर राख हो गई है। तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं किस तरह से पहले तो ये डिवाइडर से ट्रक टकराई, इसके बाद उसमें भीषण आग लग गई और पूरी तरह से इस आग ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ये ट्रक जलकर राख हो गई। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर एक ट्रक डिवाइडर से टकराई और उसमें भीषण आग लग गई। और कानपुर का बहुचर्चित बिकरू कांड, खुशी दुबे की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। जेल में सेहत खराब होने का हवाला दिया है। जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की गई है। शार्प शूटर अमर दुबे की पत्नी है खुशी दुबे। शादी के 9 दिन बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार और अब खबर यह आ रही है कि आज जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है और अपनी तबीयत का हवाला दिया है खुशी दुबे ने। और आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक भी होने वाली है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्चुअल बैठक होगी शाम के 4 बजे। बैठक में केंद्र के सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। खबर यह भी है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों और मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं। पिछले दिनों छोटे छोटे मंत्रियों के ग्रुप में प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर चुके हैं और सभी के मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा भी लिया गया है। संसद का मानसून सत्र भी 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। वहीं आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा सके। तो मोदी मंत्रिपरिषद की आज अहम बैठक है, जिसमें तमाम मंत्री शामिल होने वाले हैं। कोरोना लहर की दूसरी लहर में पहली बार ये बैठक हो रही है। 19 जुलाई को मानसून सत्र भी शुरू होना है। इससे पहले की रणनीति बनाई जाएगी, साथ ही मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर भी फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर किस तरह से ये जनता तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तो मोदी कैबिनेट की अहम बैठक ये मानी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद की रेस में मुकुल गोयल सबसे आगे हैं। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक डीजीपी की रेस में मुकुल गोयल का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इस रेस में नासिर कमाल और डॉक्टर आरपी सिंह भी शामिल हैं। इससे पहले कल यूपीएससी में उत्तर प्रदेश सरकार को मुकुल गोयल, नासिर कमाल और डॉक्टर आरपी सिंह का नाम सौंपा था। इनमें से मुकुल गोयल को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। खबर यह भी है कि देर शाम मुकुल गोयल ने सीएम से भी मुलाकात की थी। ऐसे में मुकुल गोयल के डीजीपी बनने को लेकर अटकलें अब बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी आज रिटायर हो रहे हैं। और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मुकुल गोयल आखिर हैं कौन। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। आईआईटी नई दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई उन्होंने की है। आजमगढ़ में एसपी रह चुके। वहीं वाराणसी, गोरखपुर और सहारनपुर, मेरठ में ये एसएसपी की भी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ में आईजी के पद पर भी ये रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एडीजे लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं मुकुल गोयल। और इस वक्त एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यहां पर 8 कट्टरपंथी उमर के संपर्क में थे। उमर की सभाओं में ये भीड़ जुटाने का काम करते थे। धर्मांतरण की साजिश का इन पर आरोप है। एटीएस और क्राइम ब्रांच की तफ्तीश लगातार चल रही है, जिसमें से 8 में से 2 तो बताए जा रहे हैं कि शहर के मौलवी हैं। दावा सेंटर के संपर्क में ये 8 के 8 लोग थे। तो बड़ा खुलासा, एटीएस लगातार जांच अपनी कर रही है और एक के बाद एक खुलासे धर्मांतरण के मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं।
और फतेहपुर से एक और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। आरोप है कि चंगाई प्रार्थना सभा की आड़ में गरीब हिंदू परिवारों को बुलाकर उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इसकी शिकायत पुलिस में की गई। इसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पूछताछ में पुलिस को कई और जानकारी मिली। आरोपी पंकज शिवहरे लोगों को कहानी सुनाया करता था कि जब उसने ईसाई धर्म अपनाया तब से उसकी बीमारी ठीक हो गई और गरीबी भी दूर हो गई। ये सब कहकर वो उनका ब्रेन वॉश किया करता था ताकि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। छठा सोमवार है मेरा। अच्छा, छठा सोमवार है। आप लोग यहाँ पे लगभग कितने लोगों की सीमाओं पे इकट्ठा रहते हैं और क्या पढ़ाते हैं इन लोगों को? सिर्फ हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बताते हैं। हम सिर्फ इतना बोलते हैं, देखिए मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफें थी, तो मैं अभी 8 महीने पहले मैं मरने के लिए सिर्फ जहर खाना, फांसी लगाना सब करता था। तो मैं जो है 8 महीने पहले जो है मैं प्रभु में मैं चंडीगढ़ गया, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पापा जी की चर्च में। जब वहाँ गया तो वहाँ से मैं जब आया लौट के तो पहले मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं मरना नहीं चाहिए मुझे। सभी लोगों को धार्मिक ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। वहाँ पर मुझे उसने भी एक बाइबिल और एक अन्य ईसाई धर्म की पुस्तक दी। और जब मैंने कहा कि जब मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं क्यों अपनाऊंगा, इस पर उसने गाली गलौज करते हुए मेरे से गाली गलौज किया, जिसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक को प्राप्त हुई। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने धर्मांतरण को लेकर कहा कि जो भी धर्मांतरण का लालच देकर धर्मांतरण करवाएगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बने। गंभीर किस्म का अपराध है। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके जो साजिश करता है वो पकड़े जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सीएम योगी की निगरानी समितियों का जो फॉर्मूला था वो हिट रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार निगरानी समितियों के जरिए 17.25 करोड़ लोगों तक पहुंची। सरकार ने विशेष स्वच्छता अभियान से बीमारियों पर लगाम कसने की भी तैयारी की है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए 63,148 निगरानी समितियां और 4 लाख से ज्यादा समितियों के सदस्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। निगरानी समितियों के सदस्यों ने लोगों को जागरूक करने के लिए मेडिकल किट बांटने का काम किया है। तो लगातार योगी सरकार कोरोना को लेकर काम कर रही है और हम आपको बता दें कि जो निगरानी समिति बनाई गई है वो काफी हिट साबित हो रही है। निगरानी समितियों का जो फॉर्मूला है वो हिट है। उत्तर प्रदेश सरकार निगरानी समितियों के जरिए 17.25 यानी करीब 17,100 के करोड़ के लोगों तक पहुंची है और सरकार ने विशेष स्वच्छता अभियान से बीमारियों पर भी लगाम कसने की बड़ी तैयारी की है। तीसरी लहर को देखते हुए करीब 63,148 निगरानी समितियां और 4 लाख से ज्यादा समिति के सदस्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, जिस तरह से निगरानी समितियों को बनाया गया वो फॉर्मूला अब हिट हो रहा है और खास तौर पर तीसरी लहर को लेकर। देखिए, बिल्कुल निगरानी समिति का जो फार्मूला है उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरह से हिट हो गया और तीसरी लहर को देखते हुए 63,148 निगरानी समितियों को अलर्ट किया गया है। यूपी के 97,000 गाँव का, तो निश्चित तौर पर 4 लाख से अधिक निगरानी समितियों के सदस्यों को अलर्ट रहने को कहा गया और ये फार्मूला जिस तरह ट्रिपल टी का था, टेस्ट, ट्रीट और ट्रीटमेंट, उसी के साथ साथ अब ये निगरानी समितियां उत्तर प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होगी। और 15 जून से मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है कि ये घर घर जाएंगी, बच्चों को जो बीमार है या घर में बच्चे उन्हें मेडिसिन किट भी दी जाएगी। तो एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये उठाया गया है जो आने वाले समय में काफी कारगर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जानकारी देने के लिए। और अब देश में कोरोना अपडेट भी आपको देते चले तो 24 घंटे में 45,951 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 817 लोगों की मौत हुई है। 24 ही घंटे में 60,729 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो देश में कोरोना का अपडेट हम आपको दे दें कि किस तरह से 24 घंटे में इस वक्त 45,951 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 817 लोगों की मौत हुई है जबकि 60,729 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं।
और उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव के नाम वापसी के बाद अब 53 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। 22 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इनमें 21 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि इटावा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली। अब बाकी बची 53 सीटों पर 3 जुलाई को वोटिंग होगी। फिलहाल 35 जिलों में बीजेपी एसपी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को सभी सियासी दल विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रहे हैं। अब सबको जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के रिजल्ट का इंतजार है। और जिन 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है, वो सीटें हम आपको बताते हैं। लखनऊ, हरदोई, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बिजनौर, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, अमेठी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र शामिल है। तो 35 सीटों में एसपी और बीजेपी की सीधी टक्कर है। हालांकि कुल 52 सीटें हैं, जिसके रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 21 सीटें पहले ही बीजेपी के पास चली आई है और 1 सीट एसपी के पास है। अब इन 52 सीटों का क्या रिजल्ट होता है, सब इसी ओर ध्यान लगाए हुए हैं। और गाजियाबाद में लोनी कांड में गिरफ्तार उम्मेद पहलवान पर सरकार ने अब एनएसए लगा दिया है। उम्मेद पहलवान पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले लोनी इलाके में बुजुर्ग से मारपीट की गई थी और उम्मेद पहलवान ने इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। फेसबुक लाइव इसको लेकर किया और माहौल खराब करने की कोशिश की। और 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 29 अप्रैल को आयोग ने रिपोर्ट सौंपकर 15 दिन का समय दिया था, लेकिन 60 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हजारों की संख्या में आए अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के आवास के बाहर अपनी मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने अभ्यर्थियों को काफी मशक्कत के बाद हटाया। साथ ही गौतम पल्ली पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया है। तो डिप्टी सीएम के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला। हम आपको बता दें कि करीब काफी दिनों से इनकी मांग थी, जिसको लेकर ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास को घेरा। 29 अप्रैल की बात की जाए तो आयोग ने रिपोर्ट सौंपकर 15 दिन का समय दिया था, लेकिन 60 दिन बीत जाने के बाद फिर इनका गुस्सा फूटा। ये पहुंच गए डिप्टी सीएम के आवास पर। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। और सहारनपुर से खबर है, यहां पर नूर बस्ती में सड़क को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों तरफ से लाठी डंडे और हथियार चले हैं। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। और गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के थाना ट्रॉनिका सिटी के पंचलोक गांव के पास 2 युवकों ने बियर के ठेले में घुसकर सेल्समैन से मारपीट की है। इन युवकों ने सेल्समैन के सिर पर बियर की बोतल मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इन युवकों पर सेल्समैन से मारपीट के बाद 52,000 रुपए लूटने का भी आरोप है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है।
और शाहजहांपुर में जलालाबाद के चक चंद्र स्नेह गांव में डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में पड़ोसी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पड़ोसी ने प्रॉपर्टी पाने की चाहत में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मां बेटे की हत्या की। हम आपको बता दें कि 12 मई को मां बेटे के शव घर में ही पड़े मिले और हत्यारों ने सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दोनों की हत्या कर दी थी। इसमें प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। एक भूपेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो उनके पास में ही रहते थे, उनके रिश्तेदारी में भी लगते हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जो मृतक था उसके नाम प्रॉपर्टी थी और कोई था नहीं उसके पास। इस लालच में इन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया था। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, आला कत्ल बरामद किया है, तो जेल भेजा गया। और हरदोई के पोल्ट्री फार्म से इलाके में बढ़ रही मक्खियों के प्रकोप से दर्जनों गांव परेशान है। ऐसे में उनकी मांग को लेकर किसान नेताओं ने अब जल सत्याग्रह शुरू किया। 2 दिन से जल सत्याग्रह लगातार जारी है, लेकिन तहसीलदार के अलावा अभी तक कोई अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा है। गोमती नदी में खड़े होकर नारे लगाते ये लोग हरदोई के हैं, जहां 2 दिनों से जल सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। जय किसान, जोर से बोलो, जय जवान, जय किसान। दरअसल ये लोग पोल्ट्री फार्म से इलाके में बढ़ रही मक्खियों के प्रकोप से परेशान हैं। यहां तक कि इन लोगों को मच्छरदानी लगाकर खाना बनाना और खाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ग्रामीणों ने मांगे पूरी नहीं होने पर दिल्ली लखनऊ हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जोर से बोलो, जय जवान। एक तो गन्ना भुगतान, दूसरा अन्ना मवेशी पशु और तीसरा द्वारा जो 1 दर्जन से अधिक गाँव को मक्खियों ने चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से आम जनमानस का जीना दुश्वार है। इन समस्याओं को लेकर कल से यह सत्याग्रह चल रहा है। लगभग 22 घंटे बीत गए हैं। कल तहसीलदार महोदय आए थे, जिनसे सार्थक वार्ता नहीं हो पाई। परेशान होकर लोगों ने जल सत्याग्रह का सहारा लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आला अधिकारी लिखित में समस्या निवारण का आश्वासन नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कि जनपद के जिलाधिकारी महोदय हम सबके बीच में आए और लिखित रूप में यह बताएं कि गन्ना भुगतान कितने दिन में होगा, आवारा मवेशी पशुओं से छुटकारा कब तक मिलेगा और मधुमक्खियों के आतंक से निजात कब तक दिलाई जाएगी। अपनी मांगों को लेकर ये लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक इन लोगों की मांगे सुनी जाएंगी और इन लोगों को समस्याओं से निजात मिलेगी। हरदोई से नेटवर्क 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।